जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमारी चर्चा हो रही थी इतिहास ग्रंथों को लेकर के कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए और किस किस इतिहासकार ने लिख लिया, तो इस पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके थे। और विस्तृत चर्चा से यानी गार्षा दत्तासी से, यानी जहां से इस परंपरा का आगमन हुआ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आगमन जिस हुआ गार्षा दत्तासी से, जिन्होंने भारत की सरजमी से दूर रहकर भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का एक आगाज किया। वहां से हमने इस परंपरा को प्रारंभ किया और इसके साथ ही हम 2013 तक लेकर आए, जहां नीरजा माधव ने और नीलाभ अश्क ने लिखा। नीलाभ अश्क जो कि उपेंद्रनाथ अश्क एक जाना पहचाना नाम है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, उनके सुपुत्र के द्वारा लिखा गया। वहां तक हम इस चर्चा की बात कर चुके थे और इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण विशेष पॉइंट्स हो सकते थे हमने उन पर भी बात कर ली थी कि आखिर काल जो हिंदी इतिहास ग्रंथ है, जैसे बच्चन सिंह ने कहा कि अब तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के या तो पक्ष में ग्रंथ लिखे गए या विपक्ष में लिखे गए, उनके बाद से और कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। और नया ग्रंथ मैंने लिखा है जो कि हिंदी साहित्य के दूसरे नाम से आया, जिसमें उन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को, यानी जहां पर उन्होंने मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल जैसी बातें कही हैं, उन सबको भ्रामक बताते हुए नए नए नामकरण की भी बात करी। तो आज हम जो चर्चा का प्रारंभ करते हैं वो करते हैं काल विभाजन से। तो सबसे पहले जहां हम हिंदी साहित्य जो लिखा गया, लगभग 1000 साल पुरानी परंपरा को जब लिपिबद्ध किया गया, आलोचकों ने, इतिहासकारों ने अपने अपने शब्दों में बांधा, तो उस शब्दों में बांधने की जो परंपरा हुई उसको हमने कालों में डिवाइड किया। जैसे महत्वपूर्ण तौर से हम 4 कालों के नाम जब हमने पहली क्लास में बात की थी सामान्य परिचय, तो वहां भी समझा था कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये काल कैसे आए, यानी हमने इसका विभाजन कैसे किया। तो सबसे पहले हेडिंग जो से हम चर्चा प्रारंभ करते हैं, तो हमारी चर्चा का पहला महत्वपूर्ण पॉइंट होगा काल विभाजन का आधार। काल विभाजन का के आधार। काल विभाजन के आधार से अर्थ यह है कि आखिर हिंदी साहित्य के इतिहास को हम किन आधारों को लें जिससे कि हम काल विभाजन की श्रेणी में इसे रख सकें, यानी किस तरीके से हम इसका काल विभाजन करें। तो महत्वपूर्ण 4 भाग आते हैं, 4 आधार आते हैं, जिन आधारों पर हिंदी साहित्यिक परंपरा, इतिहास की जो परंपरा चली, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा चली, उन इतिहासों के 4 महत्वपूर्ण आधारों की हम बात करते हैं, जिन आधारों पर हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो भाग है, जो आधार है, वो है ऐतिहासिक कालानुक्रम। यानी कि हम जब भी कोई इतिहास ग्रंथ लिख रहे होते हैं तो उस इतिहास ग्रंथ का जो हमने पहला जो महत्वपूर्ण आधार लिया वो कालानुक्रम, यानी काल के आधार पर हम करें कि हम कहां से कहां तक के काल को किस नाम से जानेंगे और कहां से कहां तक के काल को हम किस नाम से, जैसे आदिकाल को हम कितना कहेंगे, उत्तर मध्यकाल को कितना कहेंगे, किस ईसवी या विक्रमी संवत से लेकर के हम उसे पूर्व मध्यकाल की संज्ञा देंगे, या कहां किस विक्रमी संवत से लेकर के कहां तक या अब तक हम कब उसे गद्य काल या वर्तमान काल की संज्ञा देंगे। और उसके अलावा जो हमने दूसरा महत्वपूर्ण किया वो हमारा महत्वपूर्ण आधार था साहित्यिक या साहित्यकार। साहित्यकार से अर्थ है, जैसे हमने बहुत सारे नाम पढ़े, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, प्रेमचंद युग है। जब हम उपन्यास कहानियों की बात करते हैं तो हम प्रेमचंद युग से प्रारंभ करते हैं, और जब हम आलोचना या निबंध की बात करते हैं हम शुक्ल युग की बात करते हैं। जब हम उपन्यासों की बात करते हैं तो हम प्रसाद युग को लेते हैं। तो साहित्यकार के नाम पर जिन युगों का नाम रखा गया तो उसका आधार हमारा क्या हुआ, साहित्यकार हुए, यानी साहित्यकारों के आधार पर हम कैसे युगों का नाम रखें। अगला जो आधार है वो है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना से यह सांस्कृतिक घटनाएं, जैसे अगर हम छायावाद को देखते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारे आंदोलन नजर आते हैं। तो उन्हीं आंदोलनों की जो परोक्ष रूप से
हमें दिखता है तो हमें राम की शक्ति पूजा में, या तुलसीदास जो कि निराला जी की कविताएं रही उसमें हमें स्वतंत्रता संग्राम की छाप दिखती है। चाहे हम जयशंकर प्रसाद की ले लें या अन्य, और भारतीय युग से ही हमें ये छाप दिखने लगती है कि जो राष्ट्रीय चेतना जाग रही थी, चाहे उन्होंने भारत दुर्दशा में लिखा हो या अन्य किसी माध्यम से, परोक्ष माध्यम से, अंधेर नगरी के माध्यम से उन्होंने देश की दुर्दशा का वर्णन किया, तो राष्ट्रीय जो चेतना थी उस आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, काल का विभाजन कर सकते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण आधार होता है साहित्यिक प्रवृत्ति। साहित्यिक प्रवृत्ति, साहित्यिक प्रवृत्ति की अगर बात की तो साहित्यिक प्रवृत्ति में सबसे इंपोर्टेंट नाम आता है, वो आता है रीतिकाल का। यानी जो रीत परंपराओं में लिखे गए, चाहे फिर वो रीत में बांध कर लिखे गए हो या रीत में ढलते हुए स्वतंत्र रूप से लिखे हुए, या रीत को छोड़ करके, यानी इसे हमने महत्वपूर्ण 3 नाम दिए, रीतिबद्ध, रीत मुक्त और रीत सिद्ध। तो जो रीति में बंध कर चला उसे हमने रीतिबद्ध कहा। जो उस परंपरा से, परंपरा के नियमों को माना लेकिन पूरी तरीके से ना मान करके सिंपल उदाहरण तौर में चला, सिर्फ उसे हमने रीति सिद्ध कहा। और जिन्होंने सारी रीति की परंपराओं को तोड़ दिया, स्वच्छंद रूप से लिखा, उसे हमने रीति मुक्त कहा। तो साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर भी काल विभाजन किए गए। तो अब इनमें कौन कौन से काल विभाजन आते हैं, हम उनका नाम लिख लेते हैं। जैसे ऐतिहासिक कालक्रम की बात करें तो इस आधार पर हम किस किस का नाम रखते हैं, हम कहते हैं आदिकाल। जैसा कि मैंने कहा कि हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कहां तक हम आदिकाल कहेंगे, तो हमने किस आधार पर लिया, काल के आधार पर, समय के आधार पर हमने उसको आदिकाल का नाम दिया गया। उसके बाद हमने बात करी मध्यकाल की, उसके बाद हमने कहीं कहीं हमें मिलता है संक्रांति काल, संक्रांति काल, और फिर यही हमें प्राप्त होता है आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब अगर बात करें साहित्यकार की नजर में, तो साहित्यकार में सबसे महत्वपूर्ण आता है भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग। इसके बाद हम बात कर सकते हैं, जैसे हमें रविंद्र युग भी मिलता है, जहां टैगोर की साहित्य का दबदबा है, रविंद्र युग। इसके अलावा हम कह सकते हैं प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग, या हम कह सकते हैं प्रसाद युग। प्रसाद युग। शुक्ल युग। हालांकि हम हिंदी साहित्य में प्रेमचंदोत्तर युग, पूर्व प्रेमचंद युग, प्रसादोत्तर युग, पूर्व प्रसादोत्तर युग आदि की भी बात करते हैं। अब अगर हम बात करें राष्ट्रीय चेतना की बात करें कि राष्ट्रीय चेतना के आधार पर, तो राष्ट्रीय चेतना के आधार पर जो हमने एक महत्वपूर्ण नाम लिखा, डॉक्टर रामविलास शर्मा के आधार पर हमने कहा था कि भले ही उन्होंने कोई प्रबंध इतिहास ग्रंथ न लिखा हो, लेकिन उनमें इतिहास बोध बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने भक्ति काल को ही क्या कहा, भक्ति काल को उन्होंने कहा लोक जागरण काल। लोक जागरण काल। इसके अलावा हमें और भी अन्य बहुत सारे नाम मिलते हैं, जैसे लोक जागरण के अलावा हमें मिलता है सुधार काल, या हमें एक और नाम मिलता है पुनर्जागरण काल, या एक महत्वपूर्ण नाम मिलता है युद्धोत्तर, युद्धोत्तर जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम पाते हैं कि हमारी हिंदी साहित्य लेखन में अकविता और अकहानी का बेहद दबदबा आया, या युद्धवादी कविताओं का दबदबा आया, तो वो किसका था, युद्ध काल के बाद। युद्ध काल के बाद जब व्यक्ति क्षीण होने लगा, उसकी मन स्थिति छिन्न भिन्न होने लगी, तो हमारी साहित्य में एक नई प्रवृत्ति का बोध हुआ, और उसी प्रवृत्ति को हमने क्या कहा, उसी प्रवृत्ति को हमने कहा युद्धोत्तर काल। और साहित्यिक प्रवृत्ति की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा रीतिकाल ही आ जाता है। इसके अलावा एक और साहित्यिक प्रवृत्ति हमारे मध्य चली, वो थी छायावाद। छायावाद में भी एक विशेष परंपरा की रचनाओं को लिखा गया, और इसके अलावा एक युग जैसे हम कह सकते हैं रोमानी युग। रोमानी युग।
तो फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिएगा। काल विभाजन के जो महत्वपूर्ण 4 आधार थे उनमें कौन कौन सा आता है? ऐतिहासिक कालानुक्रम, यानी ऐतिहासिक कालानुक्रम का अर्थ है जो काल के आधार पर किए जाएं। साहित्यकार के आधार पर किसी भी समय का नाम रखा जाए, या राष्ट्रीय चेतना के आधार पर किसी भी काल का नाम रखा जाए, किसी भी एक विशेष या प्रवृत्ति के आधार पर किसी का भी नाम रखा जाए। तो कालानुक्रम की अगर हम बात करते हैं तो हमें आदिकाल, मध्यकाल, संस्कृति का संक्रांति काल और आधुनिक काल मिलता है। और अगर साहित्यकार की बात करें तो भारतीय युग, रविंद्र युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग, शुक्ल युग, इस तरह के युगों का वर्णन हमें मिलता है। राष्ट्रीय चेतना में लोक जागरण काल, सुधार काल, पुनर्जागरण काल, युद्धोत्तर काल, और साहित्यिक प्रवृत्तियों की अगर बात करें तो रीतिकाल, छायावाद काल, जिसे हम रोमानी युग भी कह देते हैं, या रोमांटिज्म भी जिसे कहा गया है, वो किसको कहा गया? छायावाद को कहा गया। इसके अलावा इन 4 महत्वपूर्ण कालों के अलावा डॉक्टर नगेंद्र ने 2 युगों की बात और करी। कितने युगों की बात करी? 2 युगों की। तो एक तो उन्होंने कहा कि शासक या शासन के आधार पर। पहला आधार उन्होंने क्या बताया? शासक, या यानी जो जिसका शासक है उसका भी प्रभाव रहता है, या जो सत्ता चल रही है उस सत्ता का भी प्रभाव रहता है। और दूसरा उन्होंने कहा लोकनायक। लोकनायक यानी कि जिसे हम कह देते हैं नेता, राजनेता। राजनेता हालांकि शब्द सटीक नहीं होगा, लेकिन नायक के तौर पर। तो जहां पर उन्होंने बात करी शासक या शासन के तौर पर, तो जैसे आप कह सकते हो एलिजाबेथ का युग था, विक्टोरिया युग था, यानी कि गार्डसर दासी ने कहा था कि रानी विक्टोरिया के युग में जो कविता थी एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया काल, विक्टोरिया काल, या हम कह सकते हैं मराठा युग। और अगर लोकनायक की बात करें तो लोकनायक में हम कह सकते हैं जैसे चैतन्य युग, या हम कह सकते हैं गांधी युग। इन 2 आधारों की बात हमें कहा मिलती है? डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलती है। बाकी महत्वपूर्ण 4 आधारों पर तो हम बात कर ही चुके हैं कि किन 4 आधारों पर हम काल विभाजन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें कहां से अलग अलग काल विभाजन मिलते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले, यानी सबसे पहले इतिहास तो गारशद तासी ने लिखा था, लेकिन गारशद तासी के ग्रंथ में कहीं भी काल विभाजन का विवरण नहीं मिलता। गारशद तासी के इतिहास ग्रंथ का उर्दू अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन द्वारा किया गया, और उसके बाद में महेश दत्त ने और डॉक्टर शिव सिंह सरोज ने इतिहास ग्रंथ लिखा, लेकिन हमें कहीं भी काल विभाजन नहीं मिलता। काल विभाजन जो हमें सबसे पहले मिलता है वो मिलता है हमें जॉर्ज ग्रियर्सन की कविताओं में, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास में। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास में उन्होंने 11 कालों का विभाजन किया, और इस काल विभाजन को हम जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ हमने जहां पढ़ा था वहां पर पढ़ लिया था। तो दोबारा समय न बर्बाद करते हम सीधे बात करते हैं मिश्र बंधु विनोद का। यानी मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए मिश्र बंधु विनोद, या हम मिश्र बंधुओं को लिख लेते हैं कि मिश्र बंधुओं ने किन किन कालों में डिवाइडेशन किया, यानी कि पूरे हिंदी साहित्य इतिहास को कितने भागों में बांटा। तो मिश्र बंधुओं ने मुख्य 5 भागों में पूरे काल का विभाजन किया। सबसे पहले उन्होंने जिसको कहा वो कहा प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा मध्यकाल। या माध्यमिक काल शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, माध्यमिक
काल। और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा अलंकृत काल। अलंकृत काल। चौथे नंबर पर उन्होंने कहा परिवर्तन काल। परिवर्तन काल। और पांचवें नंबर पर उन्होंने कहा वर्तमान काल। वर्तमान काल। यानी मिश्र बंधुओं ने जो पूरे इतिहास का विभाजन किया, पूरे इतिहास का काल विभाजन कितने भागों में किया? 5 भागों में। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। मिश्र बंधुओं ने पुनः प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा। सबसे पहले उन्होंने कहा पूर्व प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा उत्तर आरंभिक काल। प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांट के उन्होंने किन किन नामों में दिया? पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। उत्तर प्रारंभिक काल। ठीक इसी तरीके से उन्होंने मध्यकाल को 2 भागों में बांटा। पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा उन्होंने क्या नाम दिया? उत्तर माध्यमिक काल। जिस तरीके से उन्होंने प्रारंभिक कालों के 2 विभाजन किए, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर माध्यमिक काल, उसी तरीके से उन्होंने माध्यमिक काल के पूर्व प्रारंभिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, उन्हें उत्तर की जगह उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? प्रौढ़। प्रौढ़ माध्यमिक काल। उसके बाद उन्होंने अलंकृत काल को भी 2 भागों में डिवाइडेड किया। और ये 2 भाग कौन कौन से थे? पूर्व अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, और दूसरा था उत्तर अलंकृत काल। यानी कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के मुख्य 5 भाग किए। कौन कौन से? प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। और इन 5 भागों को, 5 में से 3 भागों को पुनः 2-2 भागों में बांटा। प्रारंभिक काल को उन्होंने क्या कहा? पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर माध्यमिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल। और माध्यमिक काल को क्या कहा? पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल को क्या कहा? पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। परिवर्तन काल और वर्तमान काल के उन्होंने पुनः भेद नहीं किए। अब बात कर लेते हैं इसमें इन्होंने टाइम ड्यूरेशन क्या क्या रखा। तो इन्होंने कहा कि विक्रमी संवत, यानी इन्होंने किसमें दिया? विक्रमी संवत। विक्रमी संवत कितना दिया? 700 से लेकर के 1343। ये टाइम ड्यूरेशन इन्होंने किसका बताया? पूर्व प्रारंभिक काल का। कि विक्रमी संवत 700 से लेकर विक्रमी संवत 1343 तक क्या है? पूर्व प्रारंभिक काल। और विक्रमी संवत, इनका पूरा का पूरा जो विभाजन था वो किसमें था? विक्रमी संवत में। विक्रमी संवत 1344 से लेकर के 1444 तक क्या है? तो 1444 तक है उत्तर प्रारंभिक काल। इसके बाद इन्होंने कहा पूर्व प्रारंभिक काल की, पूर्व मध्यकाल की बात करें तो पूर्व मध्यकाल इन्होंने कहा विक्रमी संवत, विक्रमी संवत 1445 से लेकर के 1560। और ये इन्होंने किसको बताया? पूर्व माध्यमिक काल को। और प्रौढ़ माध्यमिक काल इन्होंने कहा कि ये है हमारा विक्रमी संवत, विक्रमी संवत 1561 से लेकर के 1680। और ये समय किसमें चल रहा है? ये समय चल रहा है विक्रमी संवत में। और इन्होंने पूर्व मध्यकाल की बात कही कि जो पूर्व अलंकृत काल के लिए इन्होंने जो समय बताया वो बताया विक्रमी संवत
विक्रमी संवत 1681 से लेकर के 1790 तक। और उत्तर अलंकृत काल का इन्होंने समय बताया विक्रमी संवत 1791 से लेकर के 1879 यानी कि 1888 तक। और अलंकृत काल परिवर्तन काल इन्होंने बताया विक्रमी संवत 1890 से लेकर के 1925 तक। और वर्तमान काल के इन्होंने समय बताया विक्रमी संवत 1925 से लेकर के अब तक। तो फटाफट से आप लोग पूरी टेबल बना लीजिएगा। इन मिश्र बंधुओं ने मुख्य रूप से काल विभाजन जो किया वो 5 भागों में किया, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। प्रारंभिक काल को पुनः 2 भागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल। माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। और अलंकृत काल को भी 2 भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। परिवर्तन काल और वर्तमान काल को उन्होंने कोई भेद नहीं किया, उन्होंने उसे एक ही पार्ट में रखा। पूर्व प्रारंभिक काल का जो टाइम ड्यूरेशन उन्होंने बताया, यानी जो समय सीमा बताई, वो विक्रमी संवत 700 से लेके 1343 तक बताई। और उत्तर प्रारंभिक काल की जो सीमा थी वो 1344 से लेकर के 1444 तक। अब मान लीजिए एग्जामिनर आपसे ये ना पूछे, वो सिंपल इतना सा पूछ रहे कि मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल की समय सीमा कितनी बताई, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? विक्रमी संवत 700 से लेकर के 1444 विक्रमी संवत तक, क्योंकि पूरे के पूरे प्रारंभिक काल की समय सीमा कितनी है? 700 विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत की। ठीक इसी प्रकार से यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि माध्यमिक काल कब कब डिवाइड हुआ, तो 2 भागों में डिवाइड हुआ, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का टाइम ड्यूरेशन 1445 विक्रमी संवत यानी 1445 से बीसी से लेकर के आपका क्या है 1560 विक्रमी संवत तक। और प्रौढ़ माध्यमिक काल के विक्रमी संवत 1561 से लेकर के 1680 तक। अब मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछता है कि माध्यमिक काल की समय सीमा कितनी है, तो 1445 से लेकर के 1680 तक। और अलंकृत काल विक्रमी संवत 1681 से 1790 तक पूर्व अलंकृत काल है। और विक्रमी संवत 1791 से लेकर के 1879 तक आपकी कितना है? उत्तर अलंकृत काल है। और परिवर्तन काल विक्रमी संवत 1890 से लेकर के 1925 विक्रमी संवत तक है। और वर्तमान काल विक्रमी संवत 1525 से लेकर के अब तक है। तो जो चलिए इसके बाद अगले विभाजन की बात करते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण विभाजन और जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ की बात थी, तो वो था वो नाम एक महत्वपूर्ण आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन कितने भागों में किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने भागों में काल विभाजन किया? 4 भागों में। और ये 4 भाग महत्वपूर्ण कौन कौन से थे? तो पहला भाग था इनका वीर गाथा काल। इन्होंने क्या कहा? वीर गाथा काल। और दूसरा इनका काल था भक्ति काल। भक्ति काल। और तीसरा था रीतिकाल। और चौथा था आधुनिक काल। आधुनिक काल। जब हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ की बात करी, तो उसमें हमने एक बात और कही थी कि शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण किया। दोहरा नामकरण यानी इन्होंने एक ही काल के कितने नाम दिए? 2 नाम दिए। तो इन्होंने वीरगाथा काल को एक और नाम क्या दिया? आदिकाल। और भक्ति काल को क्या कहा? पूर्व मध्यकाल।
और रीतिकाल को क्या कहा? उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। और आधुनिक काल को इन्होंने कहा गद्य काल। अब अगर बात करें कि इन्होंने समय क्या बताया, तो वैसे तो इनके द्वारा जो विभाजन किया गया, इनके अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो विभाजन किया गया, काल विभाजन किया, उसे सर्वमान्य माना गया। तो सर्वमान्य मत से इन्होंने भी काल विभाजन किसमें किया? विक्रमी संवत में किया। तो आदिकाल की समय सीमा इन्होंने क्या बताई? विक्रमी संवत। विक्रमी संवत 1050 से 1350 तक। और ये विक्रमी संवत 1375 तक, 1375 तक। और ये विक्रमी संवत इन्होंने किसके बताई? आदिकाल की। और भक्ति काल के लिए इन्होंने क्या कहा? विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक। और इन्होंने रीतिकाल की जो समय बताया वो विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक बताया। और गद्य काल के लिए उन्होंने कहा कि विक्रमी संवत 1900 से लेकर के अघतन तक। अघतन अर्थात अब तक जो समय है वो क्या है? गद्य काल है या आधुनिक काल है। चलिए अगले राइटर की बात करते हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, एक बार रिवीजन कर लें, शुक्ल जी ने पूरे काल विभाजन को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और इन्होंने दोहरा नामकरण किया, यानी वीरगाथा काल को क्या कहा? आदिकाल भी कहा, भक्ति काल को उत्तर मध्यकाल भी कहा, रीतिकाल को भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का टाइम ड्यूरेशन यानी कि समय सीमा कितनी बताई? विक्रमी संवत 1050 से 1775 तक। बच्चे देखो, अगर आपको विक्रमी संवत से ईस्वी निकालनी है, सन निकालनी है, तो आपको क्या करना है? 57 ये 57 को माइनस कर देना है। और अगर आप 57 में 57 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? विक्रमी संवत आ जाएगी। शुक्ल जी ने विक्रमी संवत में आप काल विभाजन के, इसीलिए हमने यहाँ पे विक्रमी संवत में ही लिखा है। भक्ति काल को उन्होंने कहा 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक भक्ति काल चला, और 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक हमारा रीतिकाल रहा। और 1900 विक्रमी संवत से अगतन तक, यानी अब तक जो हमारा काल रहा वो क्या है? वो हमारा वर्तमान काल है, या जिसे उन्होंने आधुनिक काल या गद्य काल की संज्ञा दी। तो अगले राइटर की हम बात करते हैं, अगले काल विभाजन की बात करते हैं। तो अगला काल विभाजन जो महत्वपूर्ण है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनका ग्रंथ क्या था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इनके ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि पीएचडी की शोध प्रबंध में लिखा गया था। तो इन्होंने भी जो काल विभाजन किया वो कितने भागों में किया? वो महत्वपूर्ण 4 भागों में किया। तो सबसे पहले इन्होंने जिस काल का नाम दिया उस काल का नाम है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल। और दूसरा महत्वपूर्ण नाम है भक्ति काल। और इन्होंने तीसरा महत्वपूर्ण नाम दिया, तीसरे महकाल का नाम कहा, इन्होंने पुकारा उसको रीतिकाल। और चौथे काल को जैसे शुक्ल जी ने गद्यकाल कहा, इन्होंने उसके लिए जिस नाम का प्रयोग किया वो था हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा। पहले भाग का नाम इन्होंने कहा संधि काल। संधि काल। और दूसरे भाग को इन्होंने कहा चारण काल। चारण
काल। हालांकि यहाँ पे ये स्पष्ट कर दिया है कि जो इनका इतिहास ग्रंथ था उसमें प्रारंभिक काल से सिर्फ भक्ति काल तक का वर्णन था, लेकिन काल विभाजन उन्होंने पूरा किया था, पूरे काल का किया था। रीतिकाल और आधुनिक काल के विषय में भी जानकारी, काल विभाजन के विषय में इन्होंने जानकारी दी थी। और अगर इसके समय सीमा की बात की जाए, क्योंकि बाकी के इन्होंने किसी और भाग में डिवाइड नहीं किया था, तो चारण काल को भी इन्होंने भी विक्रमी संवत में ही बात करी समय की, जो समय का विभाजन किया। तो विक्रमी संवत 750 से 1000 तक इन्होंने कहा कि वो संधि काल का समय था, और विक्रमी संवत 1000 से 1375 तक इन्होंने क्या कहा, चारण काल कहा। और विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक इन्होंने क्या कहा, भक्ति काल कहा। और रीतकाल के समय उन्होंने वही बताया जो शुक्ल जी ने बताया, यानी कि विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल के लिए इन्होंने कहा कि विक्रमी संवत 1900 से लेकर के अब तक, अब तक क्या है, आधुनिक काल है। यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने पूरे काल विभाजन को 4 भागों में डिवाइड किया, प्रारंभिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल का इन्होंने 2 भागों में डिवाइडेशन किया, संधि काल और चारण काल। संधि काल का समय इन्होंने कहा कि विक्रमी संवत 750 से लेकर के 1375 तक, 1000 तक है। और चारण काल 1000 से लेकर के विक्रमी संवत 1000 से 1375 तक, जबकि भक्ति काल विक्रमी संवत 1350 से 1700 विक्रमी संवत तक है, और रीतिकाल 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक है। और आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से लेकर के अब तक, यानी कि वर्तमान तक चला आ रहा है। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल विभाजन किसके अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी काल विभाजन 4 भागों में किया। और इन्होंने ही आदिकाल को क्या कहा, आदिकाल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ही आदिकाल को आदिकाल कहने का श्रेय जाता है। और दूसरा भाग इन्होंने, दूसरे जो भाग किया उसको इन्होंने कहा भक्ति काल। तीसरे महत्वपूर्ण भाग को इन्होंने कहा रीतिकाल। और चौथे महत्वपूर्ण भाग को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब अगर टाइम की बात की जाए, यानी समय सीमा इन्होंने क्या रखी, तो समय सीमा हालांकि इन्होंने भी विक्रमी संवत में ही दी। तो इन्होंने कहा विक्रमी संवत 1000 से 1350 तक, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 1000 विक्रमी संवत से 1350 तक आदिकाल है। और विक्रमी संवत 1350 से लेकर के 1700 तक भक्ति काल रहा। और विक्रमी संवत 1700 से लेकर के 1900 तक रीतिकाल रहा। और विक्रमी संवत
1900 से लेकर के अब तक आधुनिक काल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरे काल विभाजन को 4 भागों में बांटा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। इनके काल विभाजन में क्या था कि शुक्ल जी ने 1050 से लिया, इन्होंने 1000 से लिया और 1350 तक लिया आदिकाल की समय सीमा, और भक्तिकाल को 1350 से 1700 विक्रमी संवत तक माना, और रीतिकाल को 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक बताया, और आधुनिक काल को 1900 विक्रमी संवत से लेकर के अब तक की जो समय सीमा बताई वो इन्होंने क्या बताई, वो इन्होंने कहा कि हमारा आधुनिक काल है। तो चलिए अगले काल विभाजन की बात करते हैं। तो अगला जो काल विभाजन हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार। गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार, और गणपत चंद्रगुप्त ने भी काल विभाजन जो किया हिंदी साहित्य का वो 4 भागों में किया। गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार काल विभाजन कितने भागों में हुआ, 4 भागों में, और इन्होंने कहा सबसे पहले काल को आदिकाल, आदि काल, यानी पहले काल को इन्होंने क्या कहा आदिकाल, और दूसरे काल को इन्होंने कहा पूर्व मध्यकाल, और तीसरे काल के लिए इन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया वो किया उत्तर मध्यकाल, और चौथे काल को इन्होंने कहा आधुनिक काल। यानी गणपत चंद्रगुप्त ने भी क्या काल विभाजन कितने भागों में किया, तो गणपत चंद्रगुप्त ने जो काल विभाजन किया वो 4 भागों में किया। हालांकि इन्होंने कालों के नाम में आदिकाल को तो आदिकाल ही कहा, लेकिन पूर्व मध्यकाल इन्होंने भक्तिकाल को संबोधित किया, और उत्तर मध्यकाल उन्होंने रीतिकाल के लिए शब्द प्रयोग किया और आधुनिक काल कहा। अब अगर बात करें कि इन्होंने समय सीमा क्या क्या बताई, तो इन्होंने जो समय सीमा गणपत चंद्रगुप्त ने बताई वो ईस्वी में बताई। यानी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 1184 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक, 1350 ईस्वी क्या है आदिकाल है। यानी इनकी समय सीमा किसमें रही, इनकी समय सीमा विक्रमी संवत की अपेक्षा हमारी किसमें थी आदिकाल में थी। आदिकाल की समय सीमा इन्होंने कितनी बताई 1184 ईस्वी से लेकर के 1350 तक, और पूर्व मध्यकाल की समय सीमा इन्होंने बताई 1350 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी। यानी कि पूर्व मध्यकाल की समय सीमा इनके अनुसार कितनी है 1350 से 1600 तक, और उत्तर मध्यकाल की समय सीमा इन्होंने बताई 1600 से लेकर के 1857 की ज्यादा क्रांति, इन्होंने उस काल तक क्या कहा, इन्होंने कहा कि 1857 ईस्वी तक क्या है हमारा उत्तर मध्यकाल, जिसे हम क्या कहते हैं रीतिकाल कहते हैं। और इन्होंने कहा कि सन 1857 से लेकर के अब तक क्या चला आ रहा है, अब तक हमारा आधुनिक काल चला आ रहा है। यानी गणपत चंद्रगुप्त ने काल विभाजन किसमें किया, गणपत चंद्रगुप्त ने काल विभाजन ईस्वी में किया, सन में किया। आदिकाल को इन्होंने कहा 1184 से लेकर 1350 तक, पूर्व मध्यकाल को कहा 1350 से 1600 ईस्वी तक, और उत्तर मध्यकाल के लिए कहा कि 1600 ईस्वी से लेकर के 1857 तक, और 1857 के बाद हमारा आधुनिक काल प्रारंभ हो जाता है। अगला बेहद महत्वपूर्ण नाम पढ़ रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। सबसे महत्वपूर्ण नाम हम सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान एग्जाम की दृष्टि से, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र ने जो काल विभाजन किया वो महत्वपूर्ण 4 भागों में किया, और ये 4 भाग आदिकाल,
भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल। और इन्होंने कहा विक्रमी संवत या ईसवी की बजाय इन्होंने शताब्दी में, सदी में कहा, तो उन्होंने कहा कि 7वीं सदी के मध्य से, 7वीं सदी के मध्य से, इन्होंने शताब्दी में कहा 14वीं सदी के मध्य तक क्या रहा, 14वीं सदी के मध्य तक हमारा क्या चला, आदिकाल चला। इन्होंने क्या कहा कि 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक क्या चला, आदिकाल चला। और 14वीं शताब्दी के मध्य से, क्योंकि इन्होंने हाफ हाफ में मतलब मध्य में किया, तो 14वीं शताब्दी के, 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, के मध्य तक क्या रहा, भक्तिकाल रहा। और रीतिकाल के लिए इन्होंने कहा कि 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी के मध्य तक इन्होंने क्या कहा, 17वीं शताब्दी के मध्य तक इन्होंने कहा कि क्या है, हमारा रीतिकाल है। और यहां इन्होंने कहा कि 17वीं सदी के, 19वीं सदी के मध्य से, अब तक क्या है, हमारा आधुनिक काल है। इन्होंने जो काल विभाजन किया वो न तो विक्रमी संवत में किया और ना ही ईसवी में किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी तक तो हमारा आदिकाल है, और 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक भक्तिकाल है, 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीतिकाल है, और 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक जो कंडीशन है, यानी अब तक जो समय चला आ रहा है, वो क्या है, वो आधुनिक काल है। और इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि इस क्षेत्र में थी, यानी कि इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को तो डिवाइड किया ही था, इन्होंने आधुनिक काल को 4 भागों में डिवाइड किया। आधुनिक काल का इन्होंने क्या किया, 4 भागों में डिवाइडेशन किया। जो सबसे पहला भाग इन्होंने कहा आधुनिक काल का, तो आधुनिक काल के इन्होंने सबसे पहला भाग का पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल। ये आधुनिक काल को भी इन्होंने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। और दूसरी काल को इन्होंने कहा जागरण सुधार काल, सुधार काल। और तीसरा भाग इन्होंने कहा छायावाद युग, छायावाद युग। और चौथा काल इन्होंने कहा छायावादोत्तर युग, छाया वादोत्तर ये लाइन अच्छा, छायावादोत्तर युग। यानी इन्होंने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा, आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद युग और
छायावादोत्तर युग। और इन्होंने इनकी भी अपनी समय सीमाएं बताई। तो इसकी समय सीमा इन्होंने क्या बताई बच्चे? तो पुनर्जागरण काल को इन्होंने कहा भारतीय युग के नाम से भी कहा इन्होंने, यानी इसका क्या एक और नाम दिया, भारतीय युग नाम दिया। भारतीय युग। और जागरण सुधार काल को क्या नाम दिया? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। और इनकी अगर समय सीमा की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो भारतीय काल है वो यहाँ ईस्वी में बात करें, इन्होंने कहा 1857 से लेकर के 1857 से लेके 1900 तक, 1900 ईस्वी तक क्या है? 1900 ईस्वी तक पुनर्जागरण काल जिसे कहा, यानी कि जिसे हम भारतीय युग के नाम से जानते हैं वो है। और जागरण सुधार काल यानी कि द्विवेदी युग इन्होंने कहा कि 1900 से लेकर के, यानी 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक क्या है? द्विवेदी युग रहता है, यानी द्विवेदी युग का टाइम है, द्विवेदी युग की अवधि चलती है। और छायावाद युग के लिए इन्होंने कहा कि 1918 से लेकर के 1936 तक जो रहा वो क्या रहा? छायावाद रहा। अब छायावादोत्तर युग के लिए इन्होंने क्या कहा? छायावादोत्तर युग के लिए इन्होंने क्या किया? इसके भी दो भाग कर दिए। अब वो दो भाग कौन कौन से किए? तो इन्होंने दो भाग, इसके पुनः दो भाग डिवाइड किए। तो पुनः दो भाग कौन कौन से थे? तो पहला भाग था इनका प्रगति प्रयोग काल, प्रगति प्रयोग काल। और दूसरा भाग इन्होंने कहा नवलेखन काल, नवलेखन काल। और अगर इनके समय की बात की जाए, किसके समय की? कि प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल की। तो प्रगति प्रयोग काल का समय इन्होंने बताया 1836, सॉरी 1936, हम 1936 तक बात कर चुके थे। 1936 से लेकर के 1953 तक। और नवलेखन काल के लिए इन्होंने कहा कि 1953 ईस्वी से लेकर के अब तक, अब तक जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? वो चल रहा है हमारा नवलेखन काल चल रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। चलिए आप लोग नोट कीजिए फटाफट से। डॉक्टर नगेंद्र ने पूरे के पूरे इतिहास को चार भागों में बांटा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन्होंने भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और रीतिकाल का जो विभाजन किया, समय का विभाजन किया, वो सदी में किया। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल का समय रहा, 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य तक भक्तिकाल रहा, और 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीतकाल रहा, और 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक जो रहा वो आधुनिक काल रहा। आधुनिक काल का डॉक्टर नगेंद्र ने चार भागों में पुनः विभाजन किया, पुनर्जागरण काल, जागरण काल, छायावाद काल और छायावादोत्तर काल। पुनर्जागरण जिसे भारतीय युग और जागरण द्विवेदी युग कहते हैं। तो पुनर्जागरण काल की इन्होंने समय सीमा फिर सदी में न बता करके ईस्वी में बताई। इन्होंने क्या कहा कि 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक क्या चल रहा है? पुनर्जागरण काल रहा। और 1900 से लेकर 18 तक जागरण सुधार काल रहा, जिसे द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। 1918 से लेकर के 1936 तक छायावाद रहा, और छायावाद उत्तर को उन्होंने पुनः दो भागों में डिवाइड किया, प्रगति प्रयोग लेखन और नवलेखन के नाम से। प्रगति, पुनर्लेखन और नवलेखन। और इन्होंने प्रगति पुनर्लेखन का टाइम बताया 1936 से लेकर के 1953, और नवलेखन का टाइम बताया 1953 से लेकर के अब तक। तो आप नोट कर लीजिए फटाफट से।
चलिए अगले नाम पर हम बात करते हैं। अगला काल विभाजन किसने किया? अगला काल विभाजन डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। हालांकि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लगभग अपने काल विभाजन का आधार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को बनाया, उसमें बस हल्के फुल्के से परिवर्तन किए। तो अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार काल विभाजन। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो काल विभाजन किया वो 4 भागों में किया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने शुक्ल जी के आधार ग्रंथ बनाया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा? आदिकाल, यानी जिसे कहा गया वीरगाथा काल, आदिकाल। उसके बाद इन्होंने कहा उत्तर मध्यकाल, सॉरी पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब अगर बात करें कि इन्होंने समय सीमा में बस थोड़ा सा परिवर्तन किया, नाम वही उन्होंने नामकरण का प्रयोग किया। तो इन्होंने ईसवी में बात करी बजाय विक्रमी संवत के। तो इन्होंने कहा 1000 ईसवी से लेकर के 1350 ईसवी तक क्या चला? आदिकाल रहा। और 1350 ईसवी से लेकर के 1650 ईसवी तक पूर्व मध्यकाल रहा। और 1650 ईसवी से 1850 ईसवी तक उत्तर मध्यकाल रहा। और 1850 ईसवी से लेकर के अब तक आधुनिक काल रहा। डॉक्टर नगेंद्र ने डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने सन में थोड़ा सा परिवर्तन किया। हालांकि उनका जो काल विभाजन का आधार था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही काल विभाजन पर था। नाम भी इन्होंने वही आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय उन्होंने 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक, पूर्व मध्यकाल का 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक की जो समय बताया उन्होंने, वर्तमान तक का समय बताया, वो क्या बताया? और वो उन्होंने कहा आधुनिक काल के नाम से। आई थिंक नोट हो गए। अब हम एक नाम की बात कर लेते हैं। हालांकि काल विभाजन के आधार पर उनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, लेकिन वर्तमान एग्जाम में वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। इन्होंने पहला भाग बताया अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल। इसके बाद इन्होंने कहा दूसरे भाग को भक्ति काल, तीसरा भाग बताया रीतिकाल और चौथा भाग कहा इन्होंने आधुनिक काल, आधुनिक काल। अगर समय सीमा की बात करें तो अपभ्रंश काल के विषय में समय सीमा का बोध नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने भक्ति काल की समय सीमा 1400 से लेकर के ईस्वी 1400 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक कहा। और रीतिकाल इन्होंने 1650 ईस्वी से लेकर के 1857 तक के समय बताई। और 1857 से लेकर के अब तक इन्होंने आधुनिक काल का। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने आदिकाल को क्या अपभ्रंश काल के नाम से संबोधित किया काल विभाजन के समय पर।
एक महत्वपूर्ण काल विभाजन जिसने पूरे हिंदी साहित्य को हम तक 16 भागों में बांटा है, यानी नागरी प्रचारणी सभा। उन्होंने भी अपने काल विभाजन अपनी तरफ से काल विभाजन किया। हालांकि उनके काल विभाजन का आधार बहुत हद तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र से प्रभावित है। तो अंतिम काल विभाजन की कड़ी में हम जिसको लिख रहे हैं, काल विभाजन जो कर रहे हैं, वो है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने महत्वपूर्ण 4 भाग डिवाइड किए। इंपोर्टेंट 4 भागों का उल्लेख मिलता है नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। जैसा कि कहा, शुक्ल जी के आधार पर, यानी कि आदिकाल को वीर गाथा काल, आदिकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को ही क्या कहा? आदिकाल को ही कहा वीर गाथा काल, क्योंकि शुक्ल जी के आधार बनाया था वीर गाथा काल। भक्ति काल, रीतकाल और आधुनिक काल को कहा गया गद्य काल। अब अगर समय सीमा की बात करें कि समय सीमा क्या रही, तो समय सीमा वही रही हमारी, वही से मतलब यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसमें दिया? विक्रमी संवत में। विक्रमी संवत 1050 से 1375 और विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक, और विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक उत्तर मध्यकाल, यानी जैसे रीतिकाल कहा, और विक्रमी संवत 1900 से अब तक उन्होंने क्या कहा? आधुनिक काल कहा। इसके बाद में जो एक विशेष पॉइंट आता है, ये जो काल विभाजन था, आदिकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर कहा। लेकिन इस समय के बाद में, यानी कि अब तक उन्होंने तो कह दिया, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट और कहा कि 1843 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक संक्रांति काल कहा। संक्रांति काल, यानी नागरी प्रचारणी सभा ने कहा कि 1843 से लेकर के 1857 ईस्वी तक जो समय रहा वो साहित्य के लिए क्या रहा? संक्रांति का काल रहा। और इसके बाद में उन्होंने जो विभाजन किया नागरी प्रचारणी सभा ने, यानी कि 1857 के बाद में जो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा विभाजन किया, वो कुछ इस तरह से था। यानी कि सबसे पहले इन्होंने कहा पुनर्जागरण काल, यानी जैसे हमने आमतौर पे कहते हैं भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग के लिए क्या माना जाता है उसको? डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा? पुनर्जागरण काल। और ये इन्होंने कहां से बताया? नागरिक प्रचारणी सभा ने कहा कि 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक क्या चला? भारतेंदु युग रहा। और इसके बाद में द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। और जो द्विवेदी युग का समय था वो 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक था।
और उसके बाद में छायावाद युग। और छायावाद युग की समय सीमा मांगनी 1918 से 1936 ईस्वी तक। और इसके बाद में छाया प्रगतिवाद, प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद कहा 1936 से लेकर के 1942 ईस्वी तक। और प्रगतिवाद के बाद जो युग आया वो आया प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद की समय सीमा 1942 से लेकर के 1943 से 1952 ईस्वी। और नई कविता, नई कविता, तो जो नई कविता थी वो 1952 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक रही। और इसके बाद आई हमारी साठोत्तरी कविता, साठोत्तरी कविता। और साठोत्तरी कविता 1960 से लेकर के 1990 ईस्वी तक रही। और उसके बाद रही समकालीन कविता, समकालीन कविता। जो समकालीन कविता थी 1990 से लेकर के अब तक। आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से। यानी कि भारतीय युग का समय क्या बताया, 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। उसके बाद उन्होंने कहा द्विवेदी युग, नागरिक प्रचारणी सभा ने द्विवेदी युग का समय बताया 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक। और द्विवेदी युग के बाद में कहा छायावाद युग, छायावाद 1936 से लेकर के 1936 से लेकर के कहा 1918 से लेकर के 1936 तक। और प्रगतिवाद 1936 से लेकर 1943 तक। और प्रयोगवाद 1943 से 1952 तक। और नई कविता 1952 से लेकर के 1960 तक। और 1960 के बाद साठोत्तरी कविता 1990 तक। और समकालीन कविता 1990 से लेकर के अब तक के लिए। तो आज जो हमने चर्चा की वो काल विभाजन प्रारंभ से, यानी गार्सगर तासी के जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन को हम हिंदी साहित्य लेखन में पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने मिश्र बंधु विनोद से लेकर के चर्चा की। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमारी चर्चा का विषय, और हमने नागरिक प्रचारणी सभा तक सभी काल विभाजनों का अध्ययन कर लिया। तो सबसे पहले जो हमने बात करी काल विभाजन के आधारों पर बात की कि आखिर हम काल विभाजन किन किन आधारों पर करेंगे। तो सबसे पहला होता है कालानुक्रम, यानी इतिहास का जो कालानुक्रम रहा है उस आधार पर। फिर साहित्यकारों के नाम के आधार पर, राष्ट्रीय चेतना के आधार पर, और साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर। तो कालानुक्रम को तो हम सबसे ज्यादा वरीयता देते ही हैं, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल। और साहित्यकार के नाम पर जैसे भारतीय युग, रविंद्र युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, शुक्ल युग। राष्ट्रीय चेतना में हम कह सकते हैं लोक जागरण, सुधार काल, पुनर्जागरण काल, युद्धोत्तर काल। साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर रीतकाल, छायावाद, छायावादोत्तर युग, रोमानी काल आदि। इन चार महत्वपूर्ण कालों के अलावा डॉक्टर नगेंद्र ने दो आधार और बताए, शासन या शासक के आधार पर और लोकनायक के आधार पर। शासक के आधार पर हम कह सकते हैं एलिजाबेथ का युग या विक्टोरिया काल या मराठा युग। और लोकनायक काल के आधार पर कह सकते हैं चैतन्य युग या गांधी युग। इसके बाद हमने काल विभाजनों पर चर्चा की। तो सबसे पहले हम मिश्र बंधुओं की बात की, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन को वहां पहले ही चर्चा कर चुके थे। तो मिश्र बंधुओं ने मुख्य 5 भागों में काल विभाजन किया, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल।
माध्यमिक काल को भी दो भागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक काल और प्रौढ़ प्रारंभिक काल, और अलंकृत काल को भी फिर पुनः दो भागों में बांटा, प्रारंभिक अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व प्रारंभिक काल की समय सीमा मिश्र बंधुओं ने 700 विक्रमी संवत से लेकर के 1343 विक्रमी संवत बताई, और उत्तर प्रारंभिक काल की समय सीमा मिश्र बंधुओं के अनुसार 1343 से 1444 विक्रमी संवत रहा। पूर्व मध्यकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1445 से 1560, और प्रौढ़ माध्यमिक काल की समय सीमा 1561 से लेकर 1681 तक, और पूर्व अलंकृत काल 1681 से लेकर 1790 तक, और उत्तर अलंकृत काल 1791 से लेकर के 1879 तक, और परिवर्तन काल 1890 से लेकर के 1925 तक, और वर्तमान काल 1925 से लेकर के अब तक रहा। मिश्र बंधुओं के बाद हमने बात करी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जो कि हिंदी इतिहास साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने काल विभाजन को 4 भागों में बांटा और दोहरा नामकरण किया, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। वीरगाथा काल उन्होंने आदिकाल को कहा, और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा, और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक आदिकाल कहा, और 1350 विक्रमी संवत से लेकर के 1750 तक उन्होंने भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल कहा, और 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक उन्होंने उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल कहा, और 1900 विक्रमी संवत से लेकर के अब तक वर्तमान तक उन्होंने क्या कहा, आधुनिक काल की संज्ञा या गद्य काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। शुक्ल जी के बाद जो हमने चर्चा की वो की रामकुमार वर्मा के अनुसार। रामकुमार वर्मा ने भी पूरे के पूरे इतिहास काल को, हिंदी साहित्य के इतिहास काल को 4 भागों में बांटा, प्रारंभिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्ति काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा, संधि काल और चारण काल, और संधि काल की समय सीमा विक्रमी संवत 750 से लेकर के 1000 और चारण काल की 1000 से लेकर के 1775 मानी। भक्ति काल की समय सीमा उन्होंने भी विक्रमी संवत 1375 से लेकर 1700 तक, और रीतिकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल के विक्रमी संवत से अब तक की समय सीमा को माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बाद हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में बात की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 भागों में बांटा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आदिकाल कहने का श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ही जाता है। उन्होंने आदिकाल को 1000 विक्रमी संवत से 1350 विक्रमी संवत माना, और भक्तिकाल को 1350 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत माना, और 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक रीतिकाल कहा, और 1900 से अब तक के समय को उन्होंने आधुनिक काल के नाम से व्याख्यायित किया। उसके बाद हमने चर्चा की गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार। गणपत चंद्रगुप्त ने 4 भागों में बांटा, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। गणपत चंद्रगुप्त ने आदिकाल की समय सीमा ईस्वी में दी, सभी की समय सीमा ईस्वी में दी, 1184 से 1350 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल उन्होंने 1350 से लेकर 1600 ईस्वी तक, और उत्तर मध्यकाल 1650 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1857 से लेकर अब तक माना। इसके बाद हमने डॉक्टर नगेंद्र को लेकर बात की। डॉक्टर नगेंद्र पूरे के पूरे काल को 4 भागों में बांटा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन्होंने जो विभाजन किया वो सदी के आधार पर का, और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि 7वीं सदी के मध्य से लेकर के 14वीं सदी के मध्य तक का जो समय था वो आदिकाल का था, और 14वीं सदी के मध्य से लेकर के 17वीं सदी के मध्य तक का समय भक्तिकाल रहा, और 17वीं सदी के मध्य से लेकर के 19वीं सदी के मध्य तक का समय रीतिकाल रहा, और 19वीं सदी से लेकर के अब तक का जो समय है वो हमारा आधुनिक काल है। और उन्होंने आदिकाल को 4 महत्वपूर्ण भागों में बांटा, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल और छायावादोत्तर काल। पूर्व पुनर्जागरण काल को उन्होंने भारतीय युग, या जैसे हम जागरण सुधार काल को द्विवेदी युग कहते हैं, उसका समय उन्होंने बताया कि 1875 ईस्वी से लेकर 1975 तक भारतीय युग पुनर्जागरण काल रहा, और जागरण सुधार काल 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक रहा। छायावाद 1918 से 1936 तक रहा। छायावादोत्तर को फिर उन्होंने पुनः 2 भागों में बांटा, प्रगति लेखन और नवलेखन। प्रगति लेखन को 1936 से लेकर के 1953 तक माना, और नवलेखन को 1953 से लेकर माना। डॉक्टर नगेंद्र के बाद हमने रामस्वरूप चतुर्वेदी के काल विभाजन पर बात की। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने आदिकाल को 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना, पूर्व मध्यकाल को 1350 से 1650 तक माना, उत्तर मध्यकाल को 1650 से 1850 तक माना, और आधुनिक काल को 1850 से लेकर के
अब तक, यानी कि वर्तमान समय तक माना। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा। इन्होंने भक्तिकाल की समय सीमा 1400 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी मानी और रीतिकाल की समय सीमा 1650 से 1857 मानी और 1857 से लेकर अब तक इन्होंने वर्तमान काल की संज्ञा दी। उसके बाद हमने बात करी नागरी प्रचारणी सभा की। तो नागरी प्रचारणी सभा ने अपने काल विभाजन को मुख्य रूप से शुक्ल जी और नगेंद्र के काल विभाजन को आधार बनाया। तो शुक्ल जी के आधार पर उन्होंने 4 कालों में बांटा, आदिकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। समय सीमा भी वही है जो शुक्ल जी ने बताई, यानी विक्रमी संवत 150 से लेकर के 1350 तक आदिकाल, 1350 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक भक्तिकाल, 1700 विक्रमी संवत से 1900 तक रीतिकाल और 1900 विक्रमी संवत से लेकर के अब तक उन्होंने कहा, और नागरी प्रचारणी सभा ने कहा गद्यकाल। नागरी प्रचारणी सभा ने इंपोर्टेंट बात कही कि 1843 ईस्वी से 1857 तक का जो समय रहा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, वो संक्रांति का काल रहा, संक्रमण का काल रहा। उसके बाद उन्होंने जो 57 के बाद विभाजन किया, तो सबसे पहले कहा भारतीय युग, और भारतीय युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी बताया। दूसरा काल उन्होंने कहा द्विवेदी युग रहा, तो द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक रहा, और छायावाद युग को उन्होंने 1918 से 1936 माना, और प्रगतिवाद को 1936 से लेकर के 43 माना, और प्रयोगवाद को 1943 से लेकर के 1952 ईस्वी तक का समय बताया, और नई कविता 1952 से लेकर के 1960 तक रही, और नई कविता के बाद 1960 के बाद साठोत्तरी कविता का उद्गम हुआ, और साठोत्तरी कविता 1960 से लेकर के 1990 तक रही, और 1990 के बाद से समकालीन कविता का उदय रहा, जो कि अब तक है। तो आज की क्लास में हमने जितने महत्वपूर्ण आधारों पर काल विभाजन किया गया, फिर चाहे वो शुक्ल जी का रहा हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हो, डॉक्टर नगेंद्र का रहा हो, बच्चन सिंह का रहा हो, या नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा काल विभाजन हो, सभी काल विभाजनों के बारे में चर्चा की। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।